मैं क्लास में अकेली बच गई और उसी का फ़ायदा मेरे उस सर ने उठाया और चिटकनी लगा के मेरे को सेक्सुअली हरास किया। और मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि हाँ, ये तो होना ही था, तुम्हारी गलती है, तुम इतना हँस-हँस के जो बात करती हो। मैं रोज़ अपने आप को कोसती, रोज़ आँसू बहाती और सोचती कि काश मैं उस दिन हँसी ना होती। आज मैं उन सारी छोटी कृतिकाओं से बात करने आई हूँ। आपका हँस के, मुस्कुरा के किसी से बात करना किसी को भी कंसेंट नहीं देता। जोश टॉक पे आप अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जो बहुत मोटिवेशनल होती है। ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में किया होता है। लेकिन आज मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं कृतिका, एक 22 ईयर ओल्ड यहाँ क्यों है? अगर मैं कहूँ कि इस छोटी-सी उम्र में 22 साल की हूँ मैं, मैंने जीवन के सारे रंग देख लिए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लाइफ में हम अक्सर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और मरने की सोचते हैं। ये मैंने भी सोचा था, एक नहीं कई बार। और करने की भी कोशिश की थी। लेकिन डेस्टिनी को शायद से कुछ और ही मंज़ूर था और इसलिए आज मैं आपके सामने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हूँ। मेरी उम्र सिर्फ़ 8 साल की थी जब मेरे माता-पिता को ये पता चला दैट आई एम न्यूरोडाइवर्जेंट। न्यूरोडाइवर्जेंट वही जो ईशान अवस्थी को था तारे ज़मीन पर। हाँ, मुझे भी 7 नंबर अपने अंकल की उल्टी नाक जैसी लगती थी। लेकिन मेरी असली परेशानी तब शुरू हुई जब मेरे स्कूल में पढ़ाई-लिखाई शुरू हो गई। जब हमें एबीसीडी से सीधा एक पूरी लाइन पढ़ने को दे दी जाती थी। मैं बहुत पीछे थी पढ़ाई में, जिसकी वजह से मुझे बुलिंग मिली। बुलिंग मेरे टीचर्स की तरफ से और मेरे पीयर्स की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से मुझे मिली। वो मुझे अक्सर कहते थे कि तुम फेलियर हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम डम्ब हो, तुम स्टूपिड हो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। और एक 8 साल के बच्चे के लिए ये उसकी रियलिटी बन जाता है। वो सोचने लग जाता है कि वो सच्ची में ये सारे शब्द खुद है। स्कूल अक्सर माँ-बाप इसलिए भेजते हैं जिसके लिए उनका बच्चा कॉन्फिडेंट बने, कुछ आगे करके दिखाए ज़िंदगी में। उस स्कूल में मुझे इतनी बुलिंग और इतने टॉन्ट्स मिलते थे कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में चली गई। मैं डिप्रेशन में चली गई, जिसकी वजह से आई डेवलप्ड एन ईटिंग डिसऑर्डर एंड आई स्टार्टेड बिंज ईटिंग। मैं बहुत सारा खाना खाने लग गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि मैंने ऐसा क्यों किया और कभी-कभार मेरे पेट में भी दर्द होता कि मैंने इतना सारा क्यों खा लिया। पर ये सब तो चल ही रहा था, मेरी पढ़ाई की स्ट्रगल और बुलिंग। अब बुलिंग पॉइंट 2 शुरू हो गई, जिसमें सारे लोग और टीचर्स मुझे मेरे वेट की वजह पे चढ़ाने लग गए। मेरा वेट 6 महीने में 30 किलो बढ़ गया। इतना ड्रास्टिक वेट गेन हुआ मेरा कि सबको नोटिसेबल था और सब इस बात को पॉइंट आउट करते कि तुमसे शादी कौन करेगा? तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम फेलियर हो, तुम पढ़ाई भी नहीं कर सकती, तुम खेल भी नहीं सकती, तुम कूद भी नहीं सकती। और ये सब मुझे बहुत इम्पैक्ट करने लग गया। इतना पेन मेरे को समझ नहीं आया कि मैं हैंडल कैसे करूँ, तो मैंने अपना ये इमोशनल पेन फिज़िकल पेन में कन्वर्ट कर दिया। आई स्टार्टेड सेल्फ हार्मिंग। मैं अपने थाइज़ को अंदर से काटती, मैं अपने आप को स्क्रैच करती, मैं अपनी वॉल को पंच करती और खुश हो जाती। बस यही बात सोच के कि इन सारी चीज़ों का इलाज है। इस पे बैंडेड लगा सकते हो, इस पे आप कोई डेटॉल लगा सकते हो। पर मेरे दर्द का क्या? मेरे अंदर के दर्द का क्या? उसका मैं कैसे इलाज करूँ? उससे मैं कैसे ठीक करूँ? मैं सिर्फ़ छुप जाना चाहती थी इस दुनिया से। मैं बिल्कुल शांत अकेला बैठना चाहती थी। तो मैंने बड़े-बड़े बैगी ब्लैक क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिया, जिससे मेरी बॉडी नज़र ना आए, जिससे कोई मुझे ताना ना मार सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी लोगों ने ताने मारे, फिर भी मेरे साथ बुलिंग कंटिन्यू हुई। फिर मैं 6th ग्रेड में आई। 6th ग्रेड में ये बहुत बढ़ गया। आई डेवलप्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते दिमाग में और मैं जाके हर 15 मिनट उस एंग्ज़ायटी की वजह से अपने हाथ साफ करती। 6th ग्रेड में एक दिन ऐसा था व्हिच चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। उस दिन मैं क्लास में अकेली थी। मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद था और मेरे एक टीचर आए क्लास में और मेरे पास आके बैठ गए। फिर उनने जाके अंदर से क्लासरूम का दरवाजे पे चिटकनी लगा दी
वो कुछ दिखाना चाह रहे थे मुझे अपने फ़ोन पे, पर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी देखने के लिए। मुझे गिटार बजाना था, मुझे सीखना था नया कुछ। तो उन्होंने मुझे इनअप्रोप्रिएटली छूना शुरू कर दिया। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग और एक बहुत सदमे वाली चीज़ हुई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था मेरे साथ क्या हो रहा है। ही सेक्सुअली हैरेस्ड मी। मैंने सिर्फ़ बोला कि सर मुझे प्लीज़ जाने दो कमरे से बाहर, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। पर मेरी हाइट छोटी थी, मैं लॉक तक पहुँच नहीं पा रही थी और किसी तरह प्लीज़ बोल-बोल के उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं भागी वहाँ से। आप सोच रहे होंगे कि दरवाज़ा कैसे बंद किया और बच्चे कहाँ थे? तो उस टाइम मैं गिटार अपने सीनियर्स के साथ सीखती थी और सीनियर्स ने एक दिन डिसाइड किया कि वो क्लास बंक करेंगे। तो वो तो चले गए, पर मैं क्लास में अकेली बच गई और उसी का फ़ायदा मेरे उस सर ने उठाया और चिटकनी लगा के मेरे को सेक्सुअली हरास किया। ये हरासमेंट 1 घंटे तक चली। वो मेरे इतने करीब आ गए थे, मेरी इतनी पर्सनल बाउंड्री को क्रॉस कर गए थे और मेरे पास आके कान में हँस रहे थे। तब मुझे लगा कि कुछ बुरा हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। तब मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ रॉन्ग एंड मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था और डर लग रहा था। किसी तरीके से मैं उस कमरे से बाहर निकली। मैंने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स स्कूल गए बात करने। वहाँ पे सब बैठे थे उस कमरे में और मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि हाँ, ये तो होना ही था, तुम्हारी गलती है, तुम इतना हँस-हँस के जो बात करती हो। और उस टाइम मैंने भी सोचा कि शायद से मैम ठीक बोल रही हैं। ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं इतना हँस-हँस के बात करती हूँ लोगों से। तो मैं रोज़ अपने आप को कोसती, रोज़ आँसू बहाती और सोचती कि काश मैं उस दिन हँसी ना होती। काश उस दिन मैंने स्माइल नहीं किया होता, तो आज मेरे साथ ये कभी नहीं होता। ये सब तो चल रहा था, अब मेरे पीयर्स को बुली करने का एक और टॉपिक मिल गया। वो मेरा और उन सर का नाम एक साथ जोड़ते और चिल्ला-चिल्ला के बोलते और उन्हें खूब मज़ा आता और वो खूब हँसते। स्कूल ने उन टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो टीचर हमारे कैंपस में ही होते और वो भी ये बात सुनते, जब हम दोनों का नाम एक साथ लिया जाता था और वो भी खुद हँस के चले जाते। ये मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था और मेरे लिए कितना हर्टफुल था, ये सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ कि मैंने उसके थ्रू कैसे डील किया। मैं बस चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती और सब सहती रहती। ये सब देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे थेरेपी में डाला। पहले तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी थेरेपी में क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता था, थेरेपी क्या होती है? एंड मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैं ऐसे किसी अनजान आदमी से, अनजान इंसान से अपनी इतनी प्राइवेट बातें कैसे शेयर कर दूँ? और आप लोग तो हो ही मेरे पास, मुझे किसी और से बात करने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा नो, थेरेपी डज़ नॉट वर्क लाइक दिस। फर्स्ट सेशन तो मैंने मुँह ही नहीं खोला। पर सेशन बाय सेशन आई ओपन्ड अप एंड इट वाज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई लर्न्ड सो मच अबाउट माई सेल्फ। मैंने इतना कुछ जाना अपने बारे में, इतना कुछ समझा अपने बारे में। मैंने एक नई चीज़ भी सीखी, गुड टच एंड बैड टच, जो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया था। और मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे ये भी रियलाइज़ करवाया कि हँसने से किसी को कंसेंट नहीं मिलता है आपको छूने का या आपके पास आने का। वो मेरे लिए एक लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो उस दिन मेरे साथ हुआ था उस बंद कमरे में, वो मेरी गलती नहीं थी। आज मैं उन सारी छोटी कृतिकाओं से बात करने आई हूँ, जो ये सुन रही हैं, जो शायद से थोड़ा रिलेट कर पा रही हैं और उन स्कूल वालों से बात करने आई हूँ, जिन्हें एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करनी होती है एक बच्चे को। आपका हँस के, मुस्कुरा के किसी से बात करना किसी को भी कंसेंट नहीं देता आपको छूने के लिए या आपके पास आने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस एक घटना का इम्पैक्ट एक बच्चे पे कितना ज़्यादा हो सकता है एंड वो सिर्फ बच्चे पे नहीं, उसकी पूरी लाइफ आगे एडल्टहुड तक कितनी इम्पैक्टफुल हो जाती है और कितनी ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है। मेरा स्कूल 8वीं कक्षा में बदला और मैं नए स्कूल में गई, एक सीबीएसई स्कूल में गई। वहाँ टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में और जनरली भी। आई स्टार्टेड डूइंग सो वेल इन स्कूल। पहली बार मेरी लाइफ में बुलिंग नहीं थी। मैं एक ऑल-राउंडर किड थी। मैं आर्ट में थी, मैं क्राफ्ट में थी, मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं स्कूल टीम में थी एंड आई वाज़ डूइंग सो वेल एंड आई स्कोर्ड रियली वेल इन 10th। आई इवन टॉप्ड इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड उसकी वजह से स्कूल ने मुझे अवार्ड भी दिया।
सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। अब आई 11th ग्रेड, नए नए बच्चे, नई क्लासरूम, नया सेक्शन, रीशफलिंग एंड नए दोस्त बनाने की उम्मीद। मैं बहुत खुश थी एंड आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पर इसके साथ मेरी पुरानी यादें वापस आने लग गई मुझे, कि कैसे मुझे स्कूल में बुली किया जाता था, कैसे मुझे एलिनिएट किया जाता था, कैसे मुझे अलग रखा जाता था सबसे, कैसे टीचर्स मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता और मुझे लोगों से अलग करने की कोशिश करते थे। ये सब वापस आया एंड इट जस्ट हिट मी सो हार्ड। आई स्लिप्ड इनटू सिवियर डिप्रेशन। आई वाज़ ऑन ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स एंड थेरेपी प्लान्स। फिर हुआ कोविड। बोलना तो नहीं चाहिए बट कोविड मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था। पहली बार मुझे किसी के सामने बैठना नहीं था, किसी के साथ बैठ के लंच नहीं खाना था, किसी की वेट नहीं करनी थी और बस अपने साथ रहना था। एक सोशल नॉर्म के हिसाब से नहीं चलना था कि आप अकेले नहीं बैठ सकते, आप अकेले नहीं खा सकते। मैं बहुत खुश थी कोविड के टाइम पे। मैं बहुत एक्टिविटीज़ करती घर पे, अपनी क्लासेस अटेंड करती, पढ़ाई करती और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करती। आई वाज़ डूइंग गुड, बट फिर एक दिन कोविड खुला भी एंड वो सारी चीज़ें वापस आने लग गई, वो एंग्ज़ायटी, वो डिप्रेशन। पर एक बात अच्छी हुई दैट आई डिसाइडेड टू स्टडी साइकोलॉजी एंड आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। एक नई उम्मीद मिली मुझे कि ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करूँगी। पर कहीं न कहीं उस एक हादसे की वजह से जो मेरे साथ हुआ था, मेरी मेंटल हेल्थ अभी तक इतनी सही नहीं हुई थी। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। उन्होंने मुझे सबसे पहले थेरेपी के साथ इंट्रोड्यूस किया था, पर कहीं न कहीं वो भी थक कर रहे थे कि और कितना टाइम और कितना? तो एक दिन मेरी और मम्मा की थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई एंड उस हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई और मैंने सोच लिया कि मुझे और नहीं जीना है। हीटेड आर्ग्यूमेंट में उनने कहीं न कहीं कुछ ऐसा बोल दिया मुझे, जो उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए था, जिसका उन्हें आज तक अफ़सोस है। उन्होंने मुझे बोला कि इतनी दवाइयाँ खाती हो, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही हो? और थेरेपी पे हमारे पैसे बर्बाद हुए जा रहे हैं, कुछ असर तो हमें दिख नहीं रहा इसका। ये सुन के मेरी उम्मीदें टूट गईं। आई लॉस्ट मी, आई लॉस्ट होप, आई लॉस्ट मायसेल्फ। I overdosed on my pills. I attempted suicide. I was rushed to the emergency because I was having heart palpitations and severe panic. एंड वहाँ पे मेरे नोज़ के थ्रू एक पाइप डाली और जो मेरे स्टमक तक गई और इतना फिज़िकल पेन भी मैंने झेला उस प्रोसीजर के दौरान। मैं बस सोच रही थी कि कोई मिरेकल हो जाए और ये सब कुछ खत्म हो जाए। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, इफ मिरेकल कांट हैपन टू मी, व्हाई कांट आई बी द मिरेकल? सो मैंने साइकोलॉजी पढ़ते-पढ़ते बहुत इंटर्नशिप्स जॉइन की। मैंने इंटर्नशिप की, वेबिनार किए, सेमिनार्स किए एंड उसी एक इंटर्नशिप में आई केम अक्रॉस दिस केस ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल एंड वो केस जो था दैट वाज़ द पाथ टू माय सक्सेस। वो 17 ईयर ओल्ड की केस हिस्ट्री ले रही थी मैं एंड कुछ बातें थी जो मुझे उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी थी। तो मैंने उन्हें बताया कि आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि कुछ भी हो जाए मम्मी-पापा को मत बताना। which is a very common response we get. So I assured her and told her about the confidentiality कि ये बातें हम आपके साथ करेंगे और ये बातें हम आपके पेरेंट्स को बताएंगे। पर उन्होंने फिर से एक सेम सेंटेंस रिपीट किया कि कुछ भी हो जाए मम्मी पापा को मत बताना। तो मेरे दिमाग में आया कि ये किसके साथ आई हैं और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हैं जो उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ता है। दोनों 17 साल के। तो मैंने सोचा दोनों माइनर्स हैं, दोनों स्कूल के बच्चे हैं, तो ये थेरेपी सेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं? यही बात मैंने उनसे पूछी और उनका जवाब मेरे आँखों में आँसू आ गया सुन के। वो ये था कि वो 6 महीने से इस थेरेपी सेशन के लिए पैसे जोड़ रही थी। इतनी सफरिंग के थ्रू कोई जा रहा है और जब वो रियलाइज़ करता है कि वो सफरिंग उनके लिए ज़्यादा हो रही है, वो हेल्प के लिए जाता है। पर उसके बावजूद भी फाइनेंशियल एड की वजह से, फाइनेंशियल नीड्स की वजह से शी हैड टू वेट फॉर 6 मंथ्स
to just come for this one session. I started researching about mental health in India, and the stats, they were shocking. गैप कितना ज़्यादा है थेरेपी की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी को लेके इंडिया में। मुझे लगा इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड माई ओन एनजीओ कॉल्ड अनवाइंड, एंड हम लोग थेरेपी को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने अभी तक हंड्रेड्स ऑफ लोगों की हेल्प की है और उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं। ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड मोटिवेटेड। पर अभी भी मैं कॉलेज में थी, एकेडमिक प्रेशर बढ़ रहा था और एग्जाम्स भी पास आ रहे थे। इतना प्रेशर और स्ट्रेस लिया मैंने कि आई relapsed again, and this was the most scariest relapse I ever had. I attempted to take my life 3 times. Yes, 3 times. And तीनों बार, by God's grace, I failed. The fourth time was the most brutal. I took rat poison. And मैंने rat poison रात को लिया, और सुबह मैंने मम्मा को बोला, मम्मा अब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। एंड मम्मा सोचने लग गई कि ये ऐसे बात क्यों कर रही है हमसे, और मैं दोबारा वही सेंटेंस रिपीट किया कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आई स्टार्टेड हैविंग सम सिम्टम्स, जैसे एक्सट्रीम पैल्पिटेशन, फीवर मेरा 104 तक पहुंच गया था और बढ़ता जा रहा था, और मेरे बीपी बहुत हाई हो गया था, और मुझे बहुत नौजिया लग रहा था, उल्टी जैसा लग रहा था। आई वॉज रश टू द इमरजेंसी रूम। फ्रॉम देयर आई वॉज सेंट टू द आईसीयू। आईसीयू में मुझे फिजिकली उन्होंने स्टेबल किया, एंड मैं काफ़ी दिन वहाँ रुकी। वहाँ से उन्हें मुझे वार्ड में शिफ्ट किया, जहाँ मेरे वाइटल्स और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा गया। जब मैं फिजिकली फिट हो गई, आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम दैट हॉस्पिटल एंड देन सेंट टू अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन एवर। एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में जाना मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक नई किरण मिली, एक उम्मीद की किरण मिली, एक इच्छा मिली जीने की। मेंटल हेल्थ फैसिलिटी इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है, और लोगों को लगता है कि वहाँ पे आपको बांध के रखेंगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगाएँगे, और आपके साथ बहुत गंदी तरीके से व्यवहार किया जाएगा। पर ट्रस्ट मी, मैं एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रह के आई हूँ दिल्ली में, और वो बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, आपको चेन भी नहीं करते, ये सब मूवीज़ में दिखाया जाता है। मैं नहीं कहती कि मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो पूरा गलत है, पर पूरा सही भी नहीं है। और जहाँ पे मैं रह रही थी, वो एक बहुत प्रोफ़ेशनल जगह थी। उनने मेरा केस बहुत प्रोफ़ेशनलिज़्म से लिया और बहुत केयर से हैंडल किया, एंड मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल स्टाफ मिले, नर्सेज़ मिली। वहाँ बात करने के लिए मेरे पास हमेशा कोई ना कोई होता था, मेरे साथ हमेशा कोई होता था, एंड पूरे टाइम मुझे बिज़ी रखा जाता था, और मैं एक्टिविटीज़ में लगी रहती थी। वहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ बहुत करती थी, जैसे ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस, आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, कुकिंग लेसन्स, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एंड वहाँ और लोगों से मिलना-जुलना, और पहली बार मैं अपने जैसा महसूस कर रही थी। पहली बार आई वाज़ फीलिंग लाइक माय ओन सेल्फ, एंड वहाँ से जब मैं निकली, देन आई रियलाइज़्ड द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि कितनी इम्पोर्टेंट है, और कितना मतलब हीलिंग इज़ नॉट लीनियर। हीलिंग ऐसी नहीं है, हीलिंग ऐसी-ऐसी है। कभी उतार तो कभी चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। And today, I stand strong and motivated in front of you to make mental health a universal right. आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप जिस चीज़ के भी थ्रू जा रहे हो, मुझे वो कभी नहीं पता चलेगा, और इट्स ओके। और इस रास्ते में अगर आप थोड़ी-सी मदद ले लो, एक प्रोफ़ेशनल हेल्प ले लो, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ और बेटर हो जाएगी। तो आज आपने मेरी कहानी सुनी और देखा कि एक 12 साल की लड़की के साथ एक घटना होती है, और वो कैसे उसे एक अडल्ट लाइफ में भी 22 साल की उम्र तक भी परेशान करती है, एंड व्हिच एक्चुअली लीड्स हर टू अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। मेरा एक ही मैसेज है उन तमाम बच्चों से, उन तमाम स्कूल से और पेरेंट्स से, कि प्लीज़ अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए।
और ऐसी घटनाओं के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। कहीं न कहीं अगर उस टाइम मेरी वाइस प्रिंसिपल ने और प्रिंसिपल ने उस टीचर के अगेंस्ट एक्शन लिया होता, तो शायद से आज मेरी स्थिति कुछ और होती। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, जोश टॉक पे आप बहुत सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन सक्सेस के अपने मायने हैं और अपने पैमाने हैं। मेरे लिए सक्सेस यही है कि मैं उन सारे ट्रॉमा के थ्रू गुजरी हूँ और आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ और जीने की इच्छा रखती हूँ। और आज मैं खड़ी हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, मे बी जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है और वो अभी तक हेल्प नहीं ले पाए हैं उन चीज़ों के लिए। हर दिन एक नई कहानी, और इसी कड़ी में आज आपके सामने थी कृतिका की कहानी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में वो तमाम चीज़ें झेली और उसका खुलकर सामना किया। जितनी सहजता से और जितने कॉन्फिडेंस से कृतिका ने ये बातें हमें साझा की, इस मंच के ज़रिए साझा की, ये हमारे और आपके लिए सोच पाना भी मुश्किल है। हमें उम्मीद है कि ये टॉक आपकी आंखें खोलेगी और आपको अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर करेगी। इस टॉक को क्यूरेट किया था मैंने, कैमरे के पीछे विशाल कपूर है। इस टॉक को एडिट किया है धर्मेंद्र कुमार ने, और ये टॉक आप तक YouTube के माध्यम से गगनदीप पहुंचा रही है।